बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, सिंध के बल्दियाती आर्डनेंस के खिलाफ अपोजिशन की जमातें सरापा एहतजाज हैं और जमात इस्लामी कराची में धरना दिए बैठी है। जमात इस्लामी ने यह भी ऐलान किया है कि इतवार के रोज़ शराय फैसल बंद कर दी जाएगी, जबकि वफाकी वज़रा भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। अली जदी साहब कह रहे हैं कि वो भी एहतजाज करेंगे और इसके साथ साथ MKM और दीगर जमातें भी इस वक्त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि सिंध बल्दियाती आर्डीनेंस को वापस लिया जाए। मुज़ाकरात भी शुरू हुए, लेकिन मुज़ाकरात फिर दरमियान में कहीं रुक गए। इस वक्त भी जमात इस्लामी जो धरना दिए बैठी है, उनसे बातचीत का अमल शुरू हुआ, लेकिन वो भी किसी हतमी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुँच सका। सिंध में पीपल्स पार्टी इस बात की दावेदार है कि बल्दियाती आर्डीनेंस जो लाया गया है उसके नतीजे में अवाम के मसाइल हल होंगे, जबकि अपोजिशन की सारी जमातें ये समझती हैं कि तमाम इख्तियारात सिंध की हुकूमत अपने पास रखना चाहती है। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सूबाई खुद मुख्तारी का जो है इस मुल्क के अंदर अपने लिए एक एजाज़ समझा कि उन्होंने 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी दी है तमाम सूबों को, लेकिन उसके ऊपर यह इल्ज़ाम आता है कि बल्दियाती इदारों को सिंध की हुकूमत इख्तियारात नहीं देना चाहती। पाकिस्तान की सियासत में अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हुकूमत में आते हैं सियासतदान, बात तो करते हैं बल्दियाती निज़ाम की मजबूत होने की, लेकिन हुकूमत में आने के बाद उन पर यही एतराज़ आता है कि हुक्मरान बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं करना चाहते। यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी है। पंजाब में इदारे मुअत्तल रखे गए, फिर अभी तक पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए। KPK के अंदर जो इंतखाबात हुए उसके हवाले से भी अपोजिशन की जमातें ये कहती नज़र आती हैं कि वहाँ के इख्तियारात पेशावर के मेयर के वो सूबाई हुकूमत देना नहीं चाहती। क्या बल्दियाती इदारों की मजबूती के बगैर मुल्क में सियासत मजबूत हो सकती है? फिर बल्दियाती इदारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मुल्क की सियासत की लीडरशिप के लिए, लेकिन फिर ऐसी एतराज़ात सिंध की पीपल्स पार्टी पर क्यों हो रहे हैं, जो इस बात की दावेदार है कि वो अवामी जमात भी है और निचली सतह पर इख्तियारात देने की कायल भी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सिंध के वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। उनसे पूछेंगे कि क्या जो सिंध में एहतजाज है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, फिर सिंध हुकूमत मुज़ाकरात करके एतमाद में क्यों नहीं लेना चाहती उन अपोजिशन को जमातों को जो एहतजाज करें। नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। बल्दियाती आर्डीनेंस के खिलाफ शाह साहब एहतजाज तो काफ़ी रोज़ से जारी है। अब MKM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA सब ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये मामला इतना बिगड़ा क्यों सिंध हुकूमत तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करके उनके साथ बातचीत करके इस मसले को हल क्यों नहीं करना चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मलिक साहब, हमने तो सबसे सजेशंस भी मांगी थी, उन्होंने भिजवाई भी थी और बहुत सारी उनकी सजेशंस, उनकी सिफारिशात इसमें शामिल की गई। जो हमने 2013 का SLGO था उसमें जो तरामीम की हैं, जो बेहतर बनाया है, जो मज़ीद इख्तियारात दिए हैं इन काउंसिल्स को, जी, और हमने तो अपने तई बहुत बेहतर बनाया है। अब हमारे दोस्त जो हैं मुख्तलिफ जो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एहतजाज कोई करे, जो कानून हाथ में न ले, पुरअमन एहतजाज हो, दीगर चीज़ों तो हम कभी भी नहीं रोकते और तनकीद को हमेशा वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि ये तमाम पॉलिटिकली तौर पर जो है पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और आप ये देख लें कि PTI, जिसके लिए आपने कहा कि वफाकी वज़रा साहिबान मैदान में उतर रहे हैं, ये उस वक्त पंजाब में तो नहीं उतरे जब वहाँ के मुंतखब लोगों को 2 साल पहले घर भेज दिया था, यहाँ इस्लामाबाद के मेयर को मुअत्तल कर दिया गया था। उस वक्त भी वज़रा साहिबान इस्लामाबाद में होते हुए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर जिस तरह KP में इख्तियारात का आपने बात की कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मेयर को इख्तियारात नहीं दे रहे, दीगर नहीं बात हो रही, तो जमायत इस्लामी जो है उसकी अगर ज्यादा सीटें हैं या ज्यादा प्रेजेंस है वो तो KP में है, वहाँ पे तो कोई धरना नहीं दिया गया। और फिर आपने GDA की बात की, ये वही GDA है जब ये यहाँ पे जिस के लिए आज MKM और PTI जमात इस्लामी जो बात कर रही है कि जी वो पुराना 2001 वाला
निज़ाम लाया जाए। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2012 में इसको किया था कि जी दोबारा आगे करते हैं, तो इन्होंने सबसे ज्यादा एहतजाज किया था। और आपको याद होगा कि उस वक्त पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया गया था कि बिट्टो निज़ाम और इस तरह की बातें की जाती थी कि जी वो उस वक्त भी ये कहते थे काला कानून। जी जी। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग है। हमें सबके लिए एहतराम है आज। लेकिन शाह साहब, ये इल्जाम क्यों लग रहा है कि सिंध हुकूमत जो है वो तमाम आमदनी वाले इदारे अपने पास रख रही है, इसलिए मेयर बेख्तियार होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, जो इन काउंसिल के काम है, वो तो उनके पास है। यहाँ पे वाटर बोर्ड में पहले कोई ऐसा रोल नहीं था। 2013 का जो हमारा SLGO था, इस दफा हमने उनको उसमें इख्तियारात दिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मेयर साहब का इख्तियार नहीं था, उसको उसका चेयरमैन कर दिया। इस तरह बहुत सारे वो इदारे जो पहले इनको जवाबदेह नहीं थे, उन सबको, पुलिस है, दीगर बहुत सारे इदारे हैं जिनको काउंसिल के लिए कह दिया गया कि जी वो उनको अपनी रिपोर्ट देंगे, उनका उसमें एक रोल जो है वो रख दिया गया है। अब ये सब कब की बात कर रहे हैं? 2001 की। 2001 कब? जब मुशर्रफ साहब थे, सूबाई असेंबलियां नहीं थी, कौमी असेंबलियां नहीं थी, सेनेट नहीं था, और उस वक्त के जो इख्तियारात थे वो जो डायरेक्ट फेडरल से और एक किस्म के पैसे आते थे डिस्ट्रिक्ट में। मैं खुद भी उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। मैं 2 बार अपने डिस्ट्रिक्ट का नाजिम रहा हूँ। मुझे पूरा उसका इल्म है, उन जो भी इख्तियारात थे या जो चीजें थी। और फिर जो इख्तियारात की इस वक्त बात की जा रही है कराची के लिए, तो इन्हीं इख्तियारात की वजह से जो ये नस्ला टावर वाला इशू हुआ है, दीगर जो नालों पे आपने देखा कि लीज कर दिए गए एरिया, सारा कुछ एमिनिटी प्लॉट को कमर्शियल कर दिया गया, चाइना कटिंग यहाँ पे की गई, और बहुत सारी चीजें। ये जो इदारे इस वक्त फाल नहीं है, इनकी पूरी एक तारीख है, पूरा रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, जो बैंक रिकॉर्ड में भी मौजूद है कि 2009 के बाद वाटर बोर्ड का क्या हाल था, KDA का क्या हाल था, KMC का क्या हाल था, या मास्टर प्लान जो था डिपार्टमेंट उसका क्या हाल था। ये सारी चीजें, अब क्या सूबाई हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो इस तरह की चीजों को रोके कि ताकि ये फिर दोबारा वही चीजें सामने ना आए। आज कराची क्यों डूबता है उसका सारी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे डाली जाती है, लेकिन जब कागजात चेक होते हैं तो पता चलता है कि जी ये नाले सारे इंक्रोच कर दिए गए और लीज आउट कर दिए गए। उनको लिख के दिया गया इन मुकामी हुकूमतों की तरफ से कि जी आपने अब वहाँ पे तब ऑपरेशन मुमकिन हुआ है जबकि चीफ जस्टिस ऑफ जो पाकिस्तान है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जब उसका नोटिस लिया, एक्शन लिया, तो जो स्टे आ जाते थे जब भी सिंध हुकूमत कोई ड्राइव करती थी एंटी इंक्रोचमेंट की, तो उसी वक्त ये स्टे आ जाते थे मुख्तलिफ कोर्ट्स के, तो वो कोर्ट्स के स्टे खत्म हुए, तब जाके बहुत अच्छे तरीके से हमने वो तजावुजात जो गैर कानूनी थी वहां से हटाई हैं और काम कर रहे हैं। बाकी हम लेकिन नासिर साहब, अगर ये एहतजाज जो इस वक्त जारी है ये बढ़ता है, शारा फैसल बंद होती है, फिर क्या स्ट्रेटजी होगी सिंध की सूबाई हुकूमत की? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत है। कोई अगर एहतजाज करता है, किसी किस्म का प्रोटेस्ट करता है, हम उसको नहीं रोकते। अब भी हमारे दोस्त जो हैं वो असेंबली के बाहर बैठे हैं, जाहिर है वहाँ का रास्ता बंद है, लोगों को बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उनके पास गए भी थे। बल्कि आज भी मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है असेंबली में। ठीक है। उनके वफद आया था जिनसे हमने बात की और हमने कहा कि हम इसको ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, और उनकी काफी जो सजेशंस हैं वो पहले भी ली हैं और मजीद भी उसको बेहतर करने के लिए तैयार हैं। PTI वालों को भी मैंने बात की। सिंध हुकूमत तैयार है इस बलदियाती आर्डिनेंस के अंदर अपोजिशन की तजावीज़ को शामिल करके अमेंड करने के लिए? देखिए, बेहतरी के लिए तो हर वक्त हाजिर है ना। उसमें हमने तो सबसे बात की है कि भाई आपकी जो वो तजावीज़ है, वो सजेशंस, वो सिफारिशात जो की जा सकती हैं वो हम लाएंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जिस तरह का वो कहे 100% उस तरह लाए। हमने तो अपने तौर पर बहुत बेहतर किया है और हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत हैं CM सिंध को, या जो टीम हमारी काम कर रही है इस पे, इनको मजीद बाइख्तियार करें। लेकिन
वो इख्तियारात तो नहीं दे सकते ना, जब वो तब थे जब सूबाई असेंबलियां नहीं थी, कौमी असेंबली नहीं थी, और इस तरह की चीज तो हम नहीं कर सकते कि वो ही इख्तियारात दे दिए जाएं। अब सब वही मांग रहे हैं, लेकिन यही इख्तियारात के लिए कोई धरना, कोई एजिटेशन, कोई इस तरह की मूव न केपी में हो रही है, न पंजाब में, न बलूचिस्तान में। देखें, वहां पे वफाकी हुकूमत पीटीआई की है पूरे मुल्क में। केपी में उनका तसलसल है, पिछली दफा भी, अब भी उनकी हुकूमत है। पंजाब में भी अब उनकी हुकूमत है और बलूचिस्तान में भी। लेकिन जो केपी का निज़ाम है, जो पहले भी चल रहा था, जिसकी बड़ी तारीफें की जा रही थी, जो अब भी वहां पे राइज है, उसको पंजाब में नहीं लागू किया गया। पंजाब में बिल्कुल दूसरा निज़ाम ले आए हैं। अगर उनका निज़ाम इतना ही बेहतर था तो उसको पंजाब में क्यों नहीं लागू किया गया, या बलूचिस्तान में क्यों नहीं लागू किया जाता? तो एक जैसा ही मुल्क में निज़ाम हो, फिर हम भी उस पर सोचते। ये सिर्फ यहाँ पे, जैसे मैंने रिक्वेस्ट अर्ज की मलिक साहब, ये पॉलिटिकली तौर पर पॉइंट स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग भी ये बात कर रहे हैं उनको इल्म है कि अब वो इक़्तिदार में नहीं आते। लोगों ने उनको पहचान लिया है। पीटीआई ने जो मुल्क का हाल किया है वो सबके सामने है। आपने देख लिया कि जितने बाई इलेक्शंस हुए, एक के सिवा बाकी सब में शिकस्त हुई। कैंटोनमेंट के इलेक्शन इन्होंने हारे हैं। अभी केपी में जो इंतखाबात हुए वो उनका सारी चीजें सामने आ गई, पूरी तरह इन्होंने वहां भी इनको शिकस्त मिली है। और यहाँ पे ये जो कराची की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कराची में ये सारा शोशा लगाया हुआ है एमक्यूएम ने या दीगर लोगों ने, तो वो धौंस धांधली और बदमाशी वाली सियासत अब नहीं है यहाँ पे। अब शाह साहब, जो धरने वाले लोग हैं, धरने के लोग, जमात इस्लामी, उनसे कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ चीजें तय पा गई हैं जी? उसमें कुछ चीजों में पेशरफ्त हुई है, कुछ चीजें हमने उन्हें कहा है कि इन पे हम बिल्कुल एग्री हैं, हम इनको शामिल करते हैं। जो उनकी बहुत सारी इस तरह की सजेशंस हैं, और आज भी बात अच्छी उसमें बात हुई है, और हम दोबारा अभी कल या मिल रहे हैं या परसों मिल रहे हैं, कुछ और मजीद उसमें भी बेहतरी आएगी। और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है, जो हमारे दोस्त हैं जमात इस्लामी के, कि एक तो यहाँ धरना मौखर कर दें, और वो जो कॉल है उनकी शाहराह फैसल वाली, उसको कम अज कम जरूर वापस लें, क्योंकि शाहराह फैसल जो है वो आर्टरी है, वो एयरपोर्ट तक लोग जाते हैं। फिर अगर इस तरह के रोड बंद होते हैं तो लोगों को तकालीफ होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए मैंने उन्हें कहा है कि इसमें मैंने रिक्वेस्ट की है उन्हें कि वो इस तरह की बात ना करें। देखिए, ये सब है तो सियासी लोग, पॉलिटिकल लोग, हमें सबके लिए एहतराम है, और उन्हें भी समझना चाहिए कि हमने अब उनको असेंबली में बहुत इशू है, उसके बाहर रोड पे ये धरना लगा है, सारी आमदोरफ्त बंद है, लेकिन हमने उन्हें कभी नहीं कहा कि आप वहां से चले जाएंगे। हमने रिक्वेस्ट जरूर की है कि आप वहां से लोगों को, जो सख्त मौसम था और वहां पे सब लोग बैठते थे, चाहे थोड़े अरसे के लिए बैठते हैं सब लोग, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं। शाह साहब, क्या इस बात का इम्कान है कि आप एमकेएम को, पीटीआई को, जमात इस्लामी को, जीडीओ को, सबको किसी एक कॉन्फ्रेंस में बुला के मुज़ाकरात का आगाज कर दें, ताकि सिंध के अंदर ये एक बेचैनी की जो कैफियत है ये खत्म हो? सर, मैं आपको अर्ज करूं मलिक साहब कि हम इनकी 100% बातें भी मान लें ना, तो इन्होंने फिर भी ये सब कुछ करना है। तो इसलिए अब मैं ना मानूं वाली बात है। और वो, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली तौर से पर पॉइंट स्कोरिंग है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये मुख्तलिफ ख्याल हैं। मैं आपके तवज्जुह से इनसे कहता हूं कि जो स्टांस है एमक्यूएम का कि जी कराची पे कब्जा हो रहा है, जी ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, और फिर वो बाद में नए सूबे की बात भी करते हैं, तो क्या पूछें जीडीए से कि क्या आप उनकी इस बात से मुत्तफिक हैं? पूछें पीटीआई से क्या आप इनसे मुत्तफिक हैं? पूछें जमात इस्लामी से क्या आप इनसे इस बात पे मुत्तफिक हैं? बस, लेकिन क्योंकि उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी मुखालफत करनी है, और ये सब लोग साथ रह चुके हैं। ये कोई हमारे लिए नया कोई महाल नहीं है, ये वैसे ही सब लोग साथ थे जनरल इलेक्शन में भी, और अब भी हम इनको फेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिंध के वजीर बल्दियात। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कौमी सलामती पॉलिसी की, और जो माजी में भी हमने कौमी एक्शन प्लान तरतीब दिए उस पर कितना अमल दरामद हुआ, और कौमी सलामती पॉलिसी कितनी सूदमंद होगी
मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात के लिए खारजा पॉलिसी किस हद तक तब्दील हो सकती है और जो दुनिया में हमारी अलाइनमेंट है वो किस तरफ जा सकती है। इसके साथ साथ इस पर अमल दरामद के लिए क्या क्या इकदाम उठाने होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर भी अभी सवालात उठते हैं कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो जाता तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो मुश्किलात आज पाकिस्तान को जिसका सामना है वो ना होती। क्या कौमी सलामती पॉलिसी मुकम्मल तौर पर अब उस पर अमल दरामद होगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे एजाज़ चौधरी, साबिक सेक्रेटरी खारजा है, मुल्क के मुमताज़ सफारतकार, और उनके साथ मुमताज़ दिफाई तजियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज़ चौधरी साहब। एजाज़ चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। एजाज़ साहब ये बताइएगा कि कौमी सलामती पॉलिसी अब क्या हमारी खारजा पॉलिसी पर भी असरअंदाज होगी, खारजा पॉलिसी तब्दील होगी? क्योंकि अक्सर देखा गया पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, कभी हम किसी ब्लॉक में जाने की बात करते हैं, कभी हम किसी ब्लॉक में जाने की बात करते हैं। क्या इस पॉलिसी के नतीजे में खारजा पॉलिसी भी असर नो हम तरतीब देंगे? जी, मेरा नहीं ख्याल कि खारजा पॉलिसी असर नो बनेगी। खारजा पॉलिसी की जो बुनियादें हैं वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त हैं, और वो हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वो इसके अंदर भी लिखा हुआ है। हम कश्मीर का हमला का हल जो है वो पुरअमन तरीके से चाहते हैं, वो भी इसके अंदर भी लिखा हुआ है। लेकिन जो एक दो चीजें नई आई हैं बीच में, वो चूंकि पूरी पॉलिसी एक जामे सिक्योरिटी की तरफ चल पड़ी है, जिसका मतलब यह है कि आपके पास माशी तहफ़्फ़ुज़ हो, इंसानी या बशरी तहफ़्फ़ुज़ हो और रवायती तहफ़्फ़ुज़ हो। इन तीनों को कंबाइन करें तो सबसे ऊपर उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, यानी अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर वसाइल नहीं है तो नेचुरली आप कुछ नहीं कर सकते या कम कर सकते हैं। यही चीज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बहुत असरअंदाज हो रही थी कि जब चूंकि हमारे वसाइल नहीं थे तो हमारे मुख्तलिफ डोनर्स के पास जाना पड़ता था, IMF के पास जाना पड़ता था, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना कर रही थी, उसकी चॉइसेस कम हो रही थी। क्योंकि जब आप मांगेंगे किसी से जाके तो आप कैसे आजादाना फैसले करेंगे? तो उस लिहाज से इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी में एक नई चीज डाली है वो ये आ रही है कि आप अपनी जियो इकोनॉमिक्स उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, जियो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? ये जरा जरूरी है समझना कि जियो इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान के जुग्राफिये को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि पाकिस्तान के लिए नए मौके पैदा हो, तजारत के लिए, सरमायाकारी के लिए, दूसरे मुल्कों के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात के हवाले से। तो ये बहुत ही खुशआइंद तब्दीली मैं समझता हूँ होगी अगर पाकिस्तान करे। अब इसके अगर मजीद तय में जाएं, बल्कि सब तो आप ये देखेंगे कि नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी तो आपकी है, बिल्कुल ठीक है जी, चीन के जरिए, चीन के थ्रू, और वो सारी है। लेकिन हमें तो पूरी 360 डिग्रीज कनेक्टिविटी चाहिए होगी, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो जनूबी एशिया भी इंटीग्रेट हो, और उसके लिए हमें हिंदुस्तान को कन्विंस करने की जरूरत होगी कि देखें बाकी तजारत, बामी सरमायाकारी, ये तमाम जो मामलात हैं ये हमारे खित्ते की खुशहाली के लिए, दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही जरूरी हैं। हमारे सामने दुनिया की मिसालें मौजूद हैं, यूरोपियन यूनियन है, वहां भी वो एक दूसरे के साथ उन्होंने जंगें लड़ी हैं, खून रेज जंगें लड़ी हैं। आसियान है, अब अफ्रीकन यूनियन कर रही है। तो जनूबी एशिया जो लीस्ट इंटीग्रेटेड है, मेरे ख्याल में उसमें भी बहुत ही इस बात की जरूरत है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में माशी लिहाज से भी ये जो ताल्लुकात में बेहतरी लाएं और ये जियो इकोनॉमिक्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। जी जो साहब, अगर हम बात करें सरमायाकारी की, हम तो करते हैं कि सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी हमारी हमेशा से एक बड़ा मसला रही है और हमें बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा है। आप समझते हैं कि अब कौमी सलामती इस पॉलिसी के बाद इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से हम कुछ ठोस इकदाम करेंगे? क्योंकि जब कौमी एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था उस पर भी बहुत से एतराज़ात उठते हैं कि मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस पॉलिसी का आना जरूरी था। देखिए, ये पॉलिसी क्या कह रही है, इसमें उन्होंने एक जुमला जो शुरू में ही कहा गया है इब्तदाइये में, कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उसके वक़ार को
यकीनी बनाया जाए और उसकी खुशहाली की जमानत दी जाए। यानी गोया अगर एक शहरी, तो कहते हैं ना, लामा इकबाल ने भी कहा है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो अगर आप एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे तो गोया पूरा मुल्क जो है वो महफूज हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये बहुत ही यानी बहुत ही उम्दा बात कही है और इसको कहना चाहिए, इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। अब जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये इसमें कोई शक नहीं कि खारजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी आपस में जुड़ी हुई है। इंटरनल सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो इक़्तिसादी मौक़े भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कि चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात और सीपैक में थोड़ी कमी आई, तो उसकी एक वजह ये बताते थे कि चीनी कुछ इंजीनियर्स पे उन पे हमले हुए। तो उनकी सिक्योरिटी, तो हर मुल्क चाहता है कि वहां पे जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जहां पे हम सरमायाकारी करें, तो वो हमारी सरमायाकारी महफूज हो। यानी तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का बिल्कुल गहरा ताल्लुक है मुआशी सिक्योरिटी। रियासत की रिट का अमल दरामद, जो सब ये भी एक बड़ा अहम मौजू रहा है पाकिस्तान में कि रियासती रिट नहीं है। हमने देखा कि कहीं ना कहीं रियासत ने कंप्रोमाइज़ भी किया, माजी में भी कुछ जत्थों के साथ कंप्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैरूनी सतह पे भी एक बड़ा दबाव का सामना करना पड़ता है। क्या कौमी सलामती की पॉलिसी इंश्योर नहीं करती कि हम रियासत की रिट को जो है हर हाल में नाफिज करें? मेरे ख्याल में ये तो उसमें लिखा हुआ है कि रिट को एग्जैक्टली अल्फाज में लिखा, मैंने खुद पढ़ा है। जी जी। लेकिन जो असल सवाल है मलिक साहब वो ये है कि कैसे, जी जी, कैसे रेट, तो आप अमर आमद देखें ना, बात यह है कि उसके लिए आपको कानून सही होना चाहिए, आपकी प्रोसिक्यूशन मजबूत होनी चाहिए। बहुत बार मुझे याद है कि जब हम ज़रबे अज़्ब और ये सारा हो रहा था सिलसिला, तो बहुत सारे मुजरिम पकड़े जाते थे, मुलज़म, लेकिन छूट जाते थे क्योंकि प्रोसिक्यूट ही नहीं हो पाते थे। कन्विक्शन रेट इतना लो था अदालतों के अंदर। तो आपको अदालती निज़ाम को बेहतर करना है, पुलिस के निज़ाम को बेहतर करना है, ताकि जो मुलज़म अगर पकड़े जाएं, जो बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते हैं, वो तब आप ये देखेंगे। अब मुझे यानी ये कहने दीजिए कि दूसरे बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, गल्फ में भी और मगरिब में भी, जहाँ जाते थे, अगर आप कोई किसी किस्म का छोटा सा भी जुर्म करेंगे, और तो वो जो पुलिसमैन या जो भी आएगा उसको पूरे इख्तियारात मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ तो उस बेचारे के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जब तक रिट स्टेट की नहीं होगी तो स्टेट के इदारों की कोई इज्जत नहीं करेगा, और आप फिर देखेंगे कि वही हाल होगा जो अभी हो रहा है। ये हमारे सामने मिसाल है TLP वाली, उनके जो जिस तरीके से वो सारा सिलसिला हुआ। तो इस वजह से ये बहुत ही जरूरी है कि स्टेट की रिट जो है वो कायम की जाए। वो बुनियादी और हैसियत रखता है मेरे ख्याल में। जी तो साहब, अगर हम अमेरिका के हवाले से कहा गया कि ये पाकिस्तान अमेरिका से सरमायाकारी, एनर्जी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस के शोबे में तावन चाहता है, मौजूदा हालात में लगता है कि पाकिस्तान को ये तावन मिल पाएगा? क्यों नहीं मिल पाएगा जी? देखिए सारी दुनिया, देखिए अब चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो गलवान वैली में और इधर उधर मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन तिजारत भी चल रही है, सरमायाकारी भी चल रही है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में कितना तनाव है, लेकिन ये इक्तिसादी मामलात में सारे चल रहे हैं। रूस को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन रूस में अभी आपने सदर पुतिन गए हैं वहां पे हिंदुस्तान में। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे, और अमेरिका की सरमायाकार तो हमेशा से रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस वजह से उनके लिए खुसूसी माहौल पैदा किया जाए, जिस तरह चीन के लिए भी हमने खुसूसी माहौल पैदा किया है। पाकिस्तान को इस मामले में हर मुल्क के साथ जिससे सरमायाकारी आ सकती है, जिस मुल्क के साथ भी हमें फायदा हो सकता है, जिसको भी हम अपना माल बेच सकते हैं, अपने ताल्लुकात रखने चाहिए। और अमेरिका तो आज भी हमारा सबसे बड़ा तजारती शरीक है, उस सबसे ज्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वहां पे जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में बिल्कुल हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद जो है उसको सामने रखना चाहिए। तो सब हमने देखा कि माजी में भी कुछ अहम जो कौमी एक्शन प्लान तरतीब दिया गया या कुछ बड़े अहम फैसले किए गए, कहीं ना कहीं सिविल मिलिट्री तनाव रहा है, लेकिन इस बार इस दस्तावेज के मुताबिक सिविल मिलिट्री मुकम्मल इत्तफाक राय है कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से। यह भी पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? हो सकता है जी। देखिए अब आप जरा देखें कि अस्करी लिहाज से
आपकी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उनको इक्विपमेंट चाहिए, उनको वसाइल चाहिए। तो वो वसाइल कैसे आएंगे? जब मुल्क की इक्तिसाद कमजोर होगी तो कैसे आएंगे, मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से ये मैं समझता हूं कि ये उनके लिए भी और पूरे सब हमारे, आप देखिए एजुकेशन के लिए कितना लो बजट है हमारा, हमारे हेल्थ के लिए कितना लो बजट है। तो कैसे आप इंसानी जो हमारी इतनी आबादी हो रही है, उस आबादी को कैसे आप पढ़ाएं लिखाएंगे और इस काबिल करेंगे, सेहतमंद रखेंगे कि वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकें। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चलो पहली बार इसका किया गया कि एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव बनाई जाए पॉलिसी, लेकिन अब उससे ज्यादा है इसका इम्प्लीमेंटेशन। असल चीज इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हमने इसका नफाज अच्छा कर लिया तो हम कामयाब होंगे, और अगर हमने ना किया और इफ्स एंड बट्स रखी तो फिर हमारे लिए ये एक महज कागज रह जाएगा। रीजनल ट्रेड जो साहब एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की वजह से, फिर अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया, ये रीजनल ट्रेड हम अचीव कर पाएंगे इस टारगेट को? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनल ट्रेड में आपको, क्योंकि मैंने अपनी जो किताब है डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स में, उसमें पूरा एक चैप्टर लिखा है इकोनॉमिक्स ऑफ पीस। जी जी। क्योंकि दुनिया ने यही देखा है कि जब तजारत होती है, सरमायाकारी होती है, तो दे आर पीस कॉन्सिक्वेंसीज, यानी वो अमल लाती हैं। उसके बाद जब देखे ना, अगर फर्ज किया मैंने सरमायाकारी कर रखी है अफगानिस्तान में, तो मैं चाहूंगा ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। The same goes for India, the same goes for China, and same goes for other neighbors of Pakistan. तो इस वजह से मैं मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तजारत को बढ़ाना चाहिए और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहिए। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसी सरकार है जिस जो मामला को और तरीके से देख रही है, वो एक रियासत बनाना चाहिए। कश्मीर भी मसाइल हैं, लेकिन हमें उनको कन्विंस करना चाहिए कि देखें ये बाहमी खुशहाली के लिए और अमन बकाया बाहमी के लिए जरूरी है कि हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ तवज्जो दें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क की दिफा, मुल्क की सलामती और मैशत को सबसे जो अहम जुज़ करार दिया जाता है किसी भी मुल्क की सलामती के लिए, और फिर ख़ास तौर पर इस खत्ते के अंदर जिस वक्त हमारे हालात हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तजियाकार हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ दिफाई तजियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जनरल साहब, अगर आप कौमी सलामती पॉलिसी को सामने रखें तो हमारी पहले जो पॉलिसी मौजूद है, इसमें और उसमें बुनियादी फ़र्क क्या लगता है आपको? देखिए, पहली दफ़ा है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट सामने आया है। उससे पहले जो भी था वो बिट्स एंड पीसेस में तो आपके सामने चीज़ें आती थी। एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के तौर पर जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान किधर जाना चाह रही है, उसके बारे में कोई ज़्यादा क्लियर था नहीं। इस लिहाज से खुश आइंद है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उन्होंने एक सारे सब कुछ जो मामला थे उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया है, और एक असली बोर्ड जो स्पेक्ट्रम जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो लोग भी और जिनकी भी जिम्मेदारियां हैं, उनके बड़े वाज़ेह गाइडलाइन मौजूद है इसमें। और दूसरी जो इंतहाई खुशाइंद चीज़ ये है कि हमने देखा है कि अब पहले की तरह जैसे भी कौमों की ताकतों का जब इंडेक्स बनाया जाता है तो उसमें फौजी ताकत पहले नंबर पर नहीं आती, उसमें अफराजी क़ुव्वत और उसकी इफेक्टिवनेस पहले आती है। इस पर भी किसी हद तक उसको एक जगह दी गई है, इकोनॉमिक्स की इसमें प्रायोरिटी कर दी गई है इसमें। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है। कुछ इसमें जो ग्रे एरियाज जो मुझे ज़ाती तौर पे नजर आते हैं, जी जी, एक तो ये है कि ये मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके जो तमाम हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें ऑन बोर्ड होना चाहिए। ठीक, क्योंकि आज ये हुकूमत है, कल जब इलेक्शन होते हैं नई हुकूमत आती है क्या वो इसकी स्पॉन्सरशिप, इसको ओनरशिप लेगी इसकी, वो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपका, क्योंकि कंटिन्यूटी की है किसी भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, और उसमें एम्फेसिस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर वही रहे तो फिर इसमें कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरा इसमें जो जी 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 प्लीज, जो चीज़ एक और वजाहत तलब वो ये है कि कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है
इसमें बिल्कुल सही तौर पर फौज को या फौजी कुव्वत को पहला नंबर नहीं दिया गया। जी जी। जिसको जिस जगह पर रखना चाहिए रखा गया है और सारे कॉम्प्रिहेंसिव बात की गई है। लेकिन जो भी पॉलिसी इस किस्म की बनती है उसमें आप जो चैलेंजेस दरपेश हैं स्टेट को, जी जी, और जो आपकी थ्रेट परसेप्शन जिसको कहा जाता है वो क्या है और उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, वो चीजें जो है वो वजाहत तलब है, अभी भी वो सामने आनी चाहिए थी। जरा साहब, मशीर कौमी सलामती कहते हैं कि ये जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्लासीफाइड है, जबकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि कौम को पॉलिसी का पता होना चाहिए। फर्क क्या पड़ता है पता होने से या क्लासीफाइड होने से? देखिए, जो मुझे जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने जो थ्रेट परसेप्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ या जो चैलेंजेस दरपेश हैं जिससे बात कर रहा हूँ, या उन चैलेंज से निपटने के लिए जो बेसिक जो चंद एक चीजें हैं शायद वो रखी गई हैं खुफिया, वरना सामने आनी चाहिए वो भी। दुनिया जब स्टडी पेपर्स आते हैं, अमेरिका के आते हैं, दूसरों के आते हैं, तो वो बड़ा वाज़ेह बताते हैं कि भाई उनके लिए अब चैलेंजेस क्या हैं अगले चंद सालों में जिसके खिलाफ उन्होंने अपने आप को तैयार करना है। तो वो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी ताकि कौम को वाज़ेह हो और कौम की और जो लीडरशिप की सोच है उसमें अगर कोई कहीं कोई ग्रे एरियाज है तो सामने आए और उस पर बहस करके एक खास नतीजे तक पहुंचा जा सके और पूरी कौम इसकी ओनरशिप ले, और तभी ये जो पॉलिसीज है कामयाब होंगी। जरा साहब, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हमने फैसला किया कि मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी को ख़त्म करेंगे, मजहबी रवादारी को लेके आएंगे, फ़िरका परस्ती को हम इजाज़त नहीं देंगे, ख़ास तौर पर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे कि मज़हब की बुनियाद पर किसी के ख़िलाफ़ फतवे जारी किए जाएँ। लेकिन ये सब कुछ होता रहा, इसी वजह से पाकिस्तान के लिए बेशतर मुश्किलात बढ़ी हैं। अमल दरामद असल मसला है। अमल दरामद कैसे होगा? ये पॉलिसी तो बन जाती है, कौमी एक्शन प्लान भी बन गया, अमल दरामद मुकम्मल ना हो सका। देखिए, वो भी कागज तक ही महदूद रहा, और जो उसके अमल दरामद का मैकेनिज्म था, अगर आपको याद हो, उस वक्त हुकूमत ने बहुत सारी कमेटियां बना दी थी। उस वक्त भी मेरा व्यू पॉइंट ये था कि इतनी ज्यादा कमेटियां इन मामलों को नहीं संभाल सकती। प्राइम मिनिस्टर अगर चेयर कर रहे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं मुल्क के, तो वो अपने अंडर एक ऐसे सिस्टम को रखें, और नेक्टा वगैरह जो होना चाहिए था, जिसकी ओनरशिप होनी चाहिए थी, जिसको जो इख्तियारात मिलने चाहिए तो नहीं दिए गए हमारे। तो ये जो हमारे यहाँ ये इशू ये है कि भाई पावर शेयरिंग, या अगर जब ये लगता है कि भाई शायद मेरी टर्फ पे कोई और खेलना चाह रहा है और मेरी इस पे स्पेस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो आपस में ही हुकूमती जो मुख्तलिफ इदारे हैं या कह लीजिए वजारतें हैं, वो आपस में झगड़ा शुरू कर देती हैं, जिस नतीजे में मुख्तलिफ पॉलिसी जो आपकी बनती तो अच्छी है, हम पेपर्स ठीक लगती हैं, लेकिन आगे चल के जब देखते हैं कि जब उन पर अमल दरामद का वक्त आता है तो वहाँ पर बहुत कमजोरियाँ सामने आती हैं। जरा सब सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम या सिक्योरिटी की ज़मानत होता है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से लेकर आज तक हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ नहीं बढ़ सके। सियासी अदम इस्तेहकाम एक बड़ी वजह रही है, पाकिस्तान की मैशत के हवाले से भी, पाकिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से भी, और पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से भी। जी, वो बात आपकी सही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो तकरीबन हैंड इन हैंड जाते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक किस्म की हुकूमत में ही स्टेबिलिटी हो, एक किस्म की तर्ज हुकूमत में स्टेबिलिटी हो। चीन की मिसाल आपके सामने है कि उनका अपना एक तर्ज हुकूमत है, स्टेबल है, और चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है एक तरह की उनके यहाँ, और वो काफी अरसे से एक तरह चल रही है, इसके नतीजे में चीन की तरक्की की रफ्तार जो है वो बाकी मुल्कों से तेज है। तो पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है कि तर्ज हुकूमत, खैर हमने तो भी काफी अरसे से हम जमहूरियत पे अमल पैरा है, लेकिन इसको अगर आप कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपस में पॉलिटिकल सियासी जमातों के इख्तिलाफात अपनी जगह रहते हैं, रहने चाहिए भी, लेकिन चंद एक चीजें हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई डेसेंट नहीं होना चाहिए, और जिसके ऊपर कह लीजिए कि मिसाक पाकिस्तान हो जाए, उसको अगर आप स्टेबल कर लें, और वही अगर आप बेर मिनिमम आपस में तय कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी ओनरशिप जो है वो हमारी जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको लेनी चाहिए। वो अगर लेंगी और जो आपस में उनके एतराज़ात हैं उनको दूर करके पॉलिसी को और रिफाइन किया जाएगा, तो ही ये देर पा साबित हो सकती है। जैसे साहब, हमने इस मौजूदा हुकूमत में देखा है कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती की ब्रीफिंग में भी शरीक नहीं होते, अपोजिशन की जमातों पर एतमाद नहीं करते, उनके साथ मिल बैठते नहीं हैं। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों,
वो ऑन बोर्ड कैसे हो सकती हैं जब हुकूमत खुद, वज़ीर आज़म खुद ऐसे इजलास में शिरकत करना गवारा नहीं करते? देखिए, वज़ीर आज़म तो चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनकी को तो बक स्टॉप से फाइनली अगर उस पॉलिसी की ओनरशिप कह रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी पॉलिसी बना दी है तो फिर उनका फर्ज है, क्योंकि वैसे भी हुकूमत के अफराइज में शामिल है कि वो कंसेंसस डेवलप करके कौमी मामलात के ऊपर कौम को आगे लेके चलें। तो ये मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको लेकर सामने आना चाहिए। और सियासी इख्तलाफात या दूसरे मामलात अपनी जगह पर चलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, इसको आप इस तरीके से अपने जो ज़ाती नज़रियात की नज़र नहीं कर सकते। इसको हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात, तिजारत और मसला कश्मीर, हम इसमें बैलेंस रख पाएंगे? जी नहीं हो सकता जी। तो चंद एक ग्रे एरियाज हैं जिसमें ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है कि जब आप भारत से तिजारत की बात करते हैं तो क्या आप 5 अगस्त 2019 को भूल जाएंगे? क्या जो भारत जिस तरीके से हमारे कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी है, क्या इन हालात में जब खुद आप कह रहे हैं कि जो फैसिस्ट हुकूमत है, हिंदुत्व है, जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है, ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत सख्त किस्म के इक़दाम कर रहा है, इन सूरत में अगर आप तिजारत करना चाहेंगे तो क्या आपकी जो इसमें कंट्रडिक्शन है खुद आपकी बात में और आपके जो अमल में, वो सामने नहीं आएगी? मेरा ख्याल में ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के साथ कोई भी ताल्लुकात आपके आज हो, आज से 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, जब तक कश्मीर का मसला और भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम जारी रहेगा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। वैसे भी देखिए जी हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, लेकिन मेरा हमेशा से ये सोच रही है, और जिस तरह मैंने भारत को स्टडी किया है, मेरा एक पेट सब्जेक्ट भी है ये, भारत ने पाकिस्तान को कभी भी हैसियत कौम एक मुल्क तस्लीम नहीं किया, और भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम है, उनके रास्ते में भी पाकिस्तान ही रुकावट है बहुत बड़ी, और वो इस रुकावट को दूर करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है। इन हालात में भारत के साथ अपने रिलेशनशिप का नॉर्मलाइज होना, सॉरी माफ कीजिएगा, वो जरा नामुमकिनात में से नजर आता है। कल क्या हालात होते हैं वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ आपके ताल्लुकात का नॉर्मलाइजेशन कंटिजेंट है कि वो कश्मीरियों को उनका हक खुदराजियत दे और मुसलमानों का जो जुल्म सितम जारी किया हुआ उसको रोके, और जो उसकी तोसी पसंदाना अज़ाइम है जिसके बारे में उसने कभी तो अपने जो अज़ाइम है ढके छुपे नहीं रखे, चाहे वो उसकी वेपन एक्विजिशन हो, चाहे उसकी फोर्स स्ट्रक्चर हो, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ गियर्ड है। और लेटेस्ट इंडक्शन बड़ी वाज़ेह हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करते हैं उसने S-400 वगैरह के लिए। तो उसमें भारत ने तो कोई शक छोड़ा नहीं, हमें भी शक नहीं रहना चाहिए। अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में बैलेंस, ये चैलेंज हम पूरा कर पाए? नहीं, पूरा नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए पूरा नहीं कर सकते जी कि दो इंतहाई ऑपोजिट कैंप्स हैं इस वक्त, अगर आप कह लीजिए कैंप्स, बहरहाल शायद ये सही लफ्ज नहीं होगा, लेकिन दो मुख्तलिफ, बहुत ही मुख्तलिफ और ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। और एक तरफ आप देखते हैं कि उनकी आपस में जो मुखासमत है वो हर रोज नए लेवल पे जाती जा रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ बहुत सारे इत्तेहाद भी तरतीब दे लिए हैं। इन हालात में आप अगर समझते हैं कि अब चीन के मफादात के खिलाफ अमेरिका के साथ कोई काम कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती करेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कौमी सलामती पॉलिसी जिसमें मैशत को एक फ़र्द के, एक आम शहरी के मुआशी हकूक़ को जो है वो बड़ा अहम करार दिया गया, और मुल्क के अगर जो है मैशत मजबूत हो तो तभी दिफा मजबूत हो सकता है, और दिफा मजबूत करने के लिए मुल्क की इकानमी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।